हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स एंड यस आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत टाइम से वीडियोस कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा है, बट वही है गाइस, चीज़ों में मैं थोड़ा सा फंस सा रहा हूँ। बट मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके रेगुलर वीडियोस लाने की। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ आज की फर्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है सैमसंग डॉडा की। यस, सैमसंग डॉडा एक और न्यू अपडेट अपनी शेयर करते हुए ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि वो किसी से भी डरते नहीं हैं। एक के बाद एक अपनी अपडेट शेयर करते जा रहे हैं, जबकि गाइस हम जानते हैं, हम देखते हैं कि मिस्टर ओलंपिया का टाइम हो या फिर कुछ भी हो, किसी शो से पहले कोई भी एथलीट अपनी प्रॉपर फिजिक अपडेट शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचाता ज़रूर है। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट सैमसंग डॉडा, क्योंकि एक मिस्टर ओलंपिया होते हुए भी गाइस, जहां यूजुअली लोग ट्राई करते हैं अपनी फिजिक को कम से कम प्रेजेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड करना, वहीं पर सैमसंग इस बात को पूरी तरीके से डिफाई करते हुए दिखाई देना है एंड इज शेयरिंग कंसिस्टेंट अपडेट्स। एंड ओ मैन, सैमसंग इज शाइनिंग लाइक क्रेजी। मतलब 7 वीक्स आउट प्रॉपर फिजिक अपडेट यहाँ पर प्रेजेंट करते हुए सैमसंग की हमें प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। एंड एक्चुअल में गाइस, जो चीज़ सैमसंग ने अपनी लास्ट अपडेट में बोली थी, जो मैंने कवर भी करी थी, उस चीज़ को सैमसंग यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। सैमसंग ने अपनी लास्ट अपडेट में बोला था कि कौन कहता है कि आप अपनी प्रेप के दौरान या फिर कट के टाइम पर प्रोग्रेस नहीं कर सकते, साइज गेन नहीं कर सकते। वेल, अगर आपके पास सही गाइडेंस हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, तब आप ये चीज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक्चुअली ये चीज़ प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आई मस्ट से सैमसंग इज़ डेफिनेटली लुकिंग बिगर एंड विद टाइम गाइस। देखो, एक चीज़ तो मैं बता दूं, पहले यहाँ पर इनके आर्म्स देख लो आप, कितने ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहे हैं। एंड टाइम के साथ साथ देखो, एक चीज़ ये है कि सैमसंग की वो स्किन थिन वाली नहीं है। आप सब इस बात को जानते हो, अग्री भी करोगे इस बात से कि सैमसंग की जो स्किन है वो काफ़ी थिक साइड पे है, मोटी साइड पे है। बट सैमसंग उसके बाद भी गाइस गेटिंग टाइटर विद टाइम। इनकी बॉडी इंप्रूव कर रही है एंड मोर कंडीशन, मोर एंड मोर टाइटर साइड पे दिखाई दे रही है हर एक शो के बाद में। नॉट टू मेंशन द बैक। यस, हमने लास्ट अपडेट में भी इसी चीज़ की बात करी थी कि सैमसंग ने अपनी बैक को इतना ज़्यादा कम पीरियड के अंदर इतना ज़्यादा ब्रॉटअप कर लिया है कि दैट इज़ रियली रियली अप्रिशिएबल। एंड अब तो गाइस सैमसंग अपने आप को एक अलग ही लीग में खड़ा कर दे रहे हैं। बैक पे देखो प्रॉपर डिटेल्स वगैरह प्रेजेंट हो रही हैं, थिकनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। लैट्स में विथ यस अभी भी चाहिए, बट उसके बाद भी गाइस बहुत ज़्यादा ब्रॉटअप कर लिया अपनी बैक को, जैसी कभी एक टाइम पर इनकी आई थिंक 1.5 से 2 साल पहले हुआ करती थी। आई मीन सच में सैमसंग यहाँ पर टोटली अनबीटेबल लग रहा है इस मूवमेंट पे। जैसे मोस्ट मस्कुलर भी हिट करते हुए आप देखो, इनके आर्म्स, इनके चेस्ट कितनी ज़्यादा थिकनेस, डेंसिटी शो कर रहे हैं। एंड ही एंड स्टॉपिंग गाइस। यस, कंसिस्टेंटली सैमसंग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ अपनी फिजिक को पुश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम क्योन पियर्सन को भी देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। सैमसंग जानते हैं गाइस, पहले खुद को दूसरों से बहुत आगे ले जाओ, बहुत ज़्यादा अलग कर दो, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तब चल जाएगा। बट अभी तो ऐसा नहीं चलेगा। और अभी तो वैसे भी गाइस चाहे डायरेक्ट कोई नहीं, बट हार्डी को तो आप थ्रेट मानोगे ना। हार्डी तो बॉस आएंगे ही आएंगे सैमसंग के पीछे। उन्होंने अभी से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और इस बात उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक को भी निगलेक्ट कर दिया कि भाई मैं कंपीट नहीं करूंगा, मुझे प्रोग्रेस करनी है। और चाहे एक 100% हार्डी और 100% सैमसंग में से आप बोलो सैमसंग ही जीतेंगे, मैं भी मानता हूँ, बिकॉज सैमसंग इज वेरी वेरी बैलेंस और साथ में वो साइज वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन गाइस उसके बाद भी सैमसंग इज नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। सैमसंग अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हैं जैसे कि वो मिस्टर ओलंपिया बनने से पहले डाल रहे थे। एंड उनकी वाइफ मालिना के अंडर ट्रेन करते हुए गाइस सैमसंग ने काफ़ी स्मॉल पीरियड में काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करके हमें दिखा दिया। सो आप में से क्या किसी को लगता है कि आर्नोल्ड क्लासिक में ये चीज़ पॉसिबल है कि सैमसंग को डायरेक्ट बीट कर देंगे या फिर एंड्रू जैक बीट कर देंगे? बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एंड्रू बीट कर सकते हैं, बट मुझे तो गाइस इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। सैमसंग बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी प्रोग्रेस के साथ, अपनी इंप्रूवमेंट्स के साथ, अपने बैलेंस के साथ आगे हैं। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अपडेट ही है डेरेक लंसफोर्ड की। और अभी शॉन रे ने बॉब चिकरेलो या फिर जो भी इनका नाम है, इनके साथ बैठ के एक पॉडकास्ट के अंदर बात करी और शॉन रे ने एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बोली कि भाई ये डेरेक यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिकॉज जिस प्लेस पर वो हैं, जितनी चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली हैं और जिसके बाद अब उनको ऐसी प्रोग्रेस चाहिए, उस टाइम पर वो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट कर रहे हैं और यहाँ पर ये चीज़ इनके लिए बहुत गलत जा सकती है। और साथ में उन्होंने उनके कोच के बारे में बात करी कि भाई इन कोचेस के साथ वर्क करना है, किसी के अंडर ट्रेन करना, ये भी एक गलत डिसीजन बताया। लेकिन सबसे मेनली यही बात थी कि भाई यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रिग्रेट होगा इनको अगर इन्होंने सही प्लेस नहीं करा और इतनी जल्दी कम्पीट करने में। एनीवेज, यहाँ पर साथ में क्रिस कॉर्मियर जो इस वक्त ट्रेन कर रहे थे डेरेक को, उन्होंने ये भी बोला था कि भाई वो $10,000 की बेट लगाने को तैयार हैं कि डेरेक बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे मिस्टर ओलंपिया के वर्जन के साथ में। मतलब मिस्टर ओलंपिया के वर्जन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हमें डायरेक्ट दिखने वाले। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हैनी से भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स जो हैनी ने डायरेक्ट को 2-3 साल में करवाई,
उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स क्रिस कॉर्बियन ने पिछले 3 महीने में 2.5 महीने में करवा दी। वेल इसका आंसर तो गाइस हमें देखने को तभी मिलेगा जब ये स्टेज पर होंगे। बाकी अभी डेरेक और निक दोनों एक पॉडकास्ट पे थे जो कि निक वॉकर ही अरेंज करते हैं, म्यूटेंट एंड द माउथ के नाम से पॉडकास्ट रन करते हैं। एंड मैन कितना ज़्यादा फ्रेंडली और रेस्पेक्टफुल दे बोथ वर टुवर्ड्स ईच अदर। बहुत ही अच्छे वे में गाइस, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वे में, फ्रेंडली वे में एक दूसरे को टीज कर रहे थे, यहाँ पर एक दूसरे पे टॉन्ट भी कस रहे थे, बट दोनों ही इन अ वेरी हेल्दी वे और कहीं भी रेस्पेक्ट की वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे थे। तो डायरेक्ट वहाँ पर बैठकर जो बोल रहे थे मैं आपको अभी ये चीज़ बता देता हूँ। बाकी निक ने जो बोला उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद बात करूँगा, बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज एक सेक्शन को कवर करते हैं, कल एक दूसरे सेक्शन को कवर करेंगे। तो डायरेक्ट का गाइज यहाँ पर कहना था फ्रंट डबल बाइसेप में मैं जीत जाऊँगा, और जैसे कि मैंने और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं अपनी फिजिक पे, तो क्रिस असीतो यानी कि मेरे जो करेंटली कोच हैं वो भी इस बात से मेरी अग्री करेंगे कि इन इंप्रूवमेंट्स के बाद में मैं फ्रंट लेग स्प्रेड पोज भी जीत जाऊंगा। और अगर साइड पोजिस पर जाएंगे इसके बाद में, तो निक के पास डेफिनेटली मैं अग्री करता हूँ बहुत ही क्रेजी साइड चेस्ट पोज है, बट उसके बाद भी जो बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है और जो इंप्रूवमेंट्स मैंने कर ली हैं अपने चेस्ट पर, अपनी कंडीशनिंग पर, मेरे मिस्टर ओलंपिया का जो वर्जन था मुझे लगता है वही वर्जन निक को बीट कर देगा। उस वर्जन के साथ मैं निक को बीट कर दूंगा साइड पोजिस में। बाकी बैक डबल बाइसेप और बैक लेग स्प्रेड पोज, इन दोनों के बारे में तो मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए। ये दोनों ही मेरे मनी शॉट्स हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं ही जीतूंगा इन दोनों पोजेस को। और लास्ट ईयर का एब्स एंड थाइज जो मेरा पोज था मिस्टर ओलंपिया में जो मैंने हिट करा था वो मेरा बेस्ट नहीं था। मुझे खुद ही वो पसंद नहीं आया था और मुझे उसमें चेंजेस करने ज़रूरी लगे। और मुझे लगता है कि अब मेरे न्यू कोच के साथ यानी क्रिस असीतो के साथ जब बैठ के मैंने इस बारे में डिस्कस करा, चेंजेस करें, और वो भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि अब इस टाइम पर मेरा एब्स एंड थाइज पोज ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। बाकी लास्टली का इस बात करूँ मोस्ट मस्कुलर की, तो निक के पास एक बहुत ही क्रेजी मोस्ट मस्कुलर है। तो ये थे गाइस अपने खुद के यानी कि आपके खुद के 2023 के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डेरेक लंसफोर्ड के वर्ड्स जो मैंने आपके सामने रिपीट करें। एंड अकॉर्डिंग टू हिम गाइस ऐसे ऐसे वो इसी पोज में निक को बीट कर रहे हैं। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि मतलब ओवर एक्सेजरेट कर रहे हैं कि भाई इंप्रूवमेंट्स के बाद मैं इस पोज में भी बीट कर दूंगा, इस पोज में ऐसे बीट कर दूंगा, इस परफेक्शन के साथ ये पोज हिट करूंगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इशू तो उनके साथ उनके लेग्स की फुलनेस का भी अच्छा खासा था गाइस मिस्टर ओलंपिया में, राइट। एंड इस लास्ट कुछ पीरियड में यानी 3 महीने का अगर पीरियड समझो, 3 महीने के पीरियड में, 2.5 महीने के पीरियड में डायरेक्ट ने इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं जो हैनी के साथ होते हुए उन्होंने पिछले 3 साल में नहीं करी। भाई बात थोड़ी सी तो अटपटी लग रही है, बट हो भी सकता है अब ये देखने को हमें जब मिलेगा तभी पता लगेगा। बैठ के तो आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो सकता है सही हो, मैं ये नहीं बोल रहा गलत होंगी, बट हर एक पोज में इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ बता देना मुझे थोड़ा ये समझ नहीं आया। एनीवेज आप बताना इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट किस किस पोज में एक्चुअल में निक को बीट कर देंगे, या फिर हर एक पोज में जैसे इन्होंने बताया वैसे बीट कर देंगे। अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो ये एक ऐसी अपडेट है जिसके बारे में आप जानने के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। देखो लास्ट टू लास्ट ईयर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन ने, यस इस बार बात हो रही है हेंड्रिक्सन की, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन ने अनाउंस करा था कि दैट वॉज हिज लास्ट मिस्टर ओलंपिया और वो उसके बाद अपने बूट्स हैंग कर देंगे। बट उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा पूरे पिछले साल ब्रैंडन ने एक ज़बरदस्त फिजिक मेंटेन करी, बहुत ही ज़्यादा शेप में दिखाई दी, कहीं से भी साइज भी लूज़ नहीं करा, कंडीशन भी लूज़ नहीं करी, बहुत ही ज़बरदस्त शेप में दिखाई दी मतलब। एंड इन चीज़ों से लग रहा था कि ब्रैंडन शायद पूरी तरह से रिटायर नहीं हुए हैं और अपने डिसीजन को दोबारा से कंसीडर करेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम जिस तरह से गाइस एरिन ने टाइटल उस ईयर में ही यानी कि जो लास्ट ईयर था ब्रैंडन का कंपीट करते हुए, उस ईयर में ही जिस तरह से एरिन ने लूज़ करा था टाइटल, तो ऐसा लग रहा था कि ब्रैंडन हो सकता है रिटर्न कर भी जाएं। इनके माइंड में ये भी चीज़ आ सकती है कि जैसे एरिन लूज कर चुके हैं तो हो सकता है दोबारा से आने के बाद मैं एक और टाइटल जीत जाऊं, अपना 4th टाइटल या फिर 5th। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एग्जैक्टली कितने टाइटल्स हैं अभी ब्रैंडन के पास। असल में इतने टाइम से ब्रैंडन की कोई अपडेट नहीं आई, कोई न्यूज़ नहीं आई थी कि हमने कवर नहीं करा, और इसी वजह से मेरे दिमाग से शायद निकल गया कि 4 टाइटल्स हैं या फिर 3 टाइटल्स हैं। एनीवेज यहाँ पर सटल हिंट्स हमें मिल रहे थे ब्रैंडन की हर एक अपडेट के साथ कि अभी ये काफ़ी यंग भी हैं, फिजिक भी इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ब्रैंडन वापस आ सकते हैं। और उसके बाद गाइस आप लोगों में से जो भी मेंस फिजिक के फैंस हैं या फिर एक्चुअल लॉन्ग टाइम बॉडी बिल्डिंग फैंस हैं, दे केप्ट आस्किंग मी ऑन इंस्टाग्राम कि भाई क्या ब्रैंडन रिटायर हो गए हैं, क्या आपको लगता है दोबारा से हम उनको कंपीट करते हुए देखेंगे। तो अब फाइनली गाइस इसका एक सही और ऑफिशियल आंसर हमें मिल गया है। यस, ब्रैंडन ने दोबारा कंसीडर करा अपने इस डिसीजन को एंड ब्रैंडन हैज़ अनाउंस्ड कि मुझे वही फायर वही आग दोबारा से फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे लिए ये बहुत नहीं हुआ है, अभी मैं और कर सकता था, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टेज से यानी कि इस कंपेटिटिव लाइफ से अभी तो दूर नहीं जाना चाहूँगा, अभी और compete करना चाहूँगा। एंड आफ्टर अ गुड गैप गाइज, एक अच्छे गैप के बाद
और एक ढंग से इस चीज़ को दोबारा सोचने के बाद ही ब्रैंडन ने ये फैसला करा है और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द बॉडी बिल्डिंग फैंस और एक साथ में ब्रैंडन के फैंस के बारे में, क्योंकि एक फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक डिवीजन के इज नॉट हैंगिंग द बूट्स एंड गोइंग टू कम्पीट येट अगेन गाइस। और चीज़ें अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई देंगी आने वाले मिस्टर ओलंपिया में, क्योंकि रायन टेरी और अली बिलाल दे बोथ आर लुकिंग वेरी सॉलिड ऑन द टॉप। क्या इस बीच में कहीं से ब्रैंडन अपनी घुस के जगह बना पाएंगे या फिर थर्ड प्लेस के लिए बैटल करेंगे या फिर एरिन बैंक्स को दोबारा, क्योंकि एरिन बैंक्स देखो अब इंप्रूवमेंट्स कर चुके हैं, तो क्या ये एरिन बैंक्स को बीट कर पाएंगे? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग होगी। या फिर साथ में ब्रैंडन दोबारा से एक बार वो चीज़ रिपीट करेंगे जो कि एक बार पहले आई थिंक 2019 में इन्होंने करी थी। मेंस फिजिक से इकलौते ऐसा चैंपियन है जिन्होंने टाइटल लूज करके रीगेन कर लिया था। क्या ये चीज़ दोबारा हो पाएगी? सब चीज़ें इस इक्वेशन को गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। ये साल का मिस्टर ओलंपिया अब मतलब वही ये स्टैंडर्ड बढ़ता ही जा रहा है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी आप बताओ आपको ब्रैंडन का ये डिसीजन कैसा लगा और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ब्रैंडन को दोबारा से कम्पीट करते हुए देखने के लिए। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, कार्लोस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक अच्छे गैप के बाद सारी इंजरीज, हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज को सेटल करने के बाद, उनसे डील करने के बाद आर्नो क्लासिक में कम्पीट करने वाले हैं। यस 7 वीक रह गए। फिजिक अपडेट तो हमें इनकी अब रिसेंट में कोई देखने नहीं मिली। जो इनकी लास्ट फिजिक अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रहे थे, एक अच्छे शेप को, एक अच्छे साइज को मेंटेन करते हुए लग रहे थे। बट अपडेट अभी इनकी आर्नोल्ड से रिलेटेड नहीं है, अपडेट है इनकी डेट्रॉयट प्रो से रिलेटेड। यस अब आपको बता दूं, यहाँ पर फुएद अबेद ने कमेंट करा था कि भाई मैं वेट नहीं कर सकता और इस चीज़ को डिसाइड भी नहीं कर सकता खुद से कि कार्लोस को डेट्रॉयट प्रो में कम्पीट करना चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि फुएद अबेद ही इस शो को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो वहाँ पर गाइस कार्लोस थॉमस जूनियर कम्पीट करने के लिए वो उनको बोल रहे थे और साथ में इसी कॉमेंट पर कार्लोस ने रिप्लाई करा कि आई एम इन इट। यस यानी कि डेट्रॉयट प्रो भी एक ऐसा शो है जहाँ पर कार्लोस हमें कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। मतलब क्या ही बोलूँ मैं कि इतने सारे शोज़ होने वाले हैं गाइस और सब में 3-3, 4-4 टॉप के कंपेटिटर्स कम्पीट कर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ रहा है और साथ में कंपेटिटिव जो चीज़ें होने वाली है ना बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब मुश्किल है किसी के लिए भी जीतना और किसी को भी, किसी भी एथलीट को कम्पीट करके क्वालिफाई करने के लिए 2-2, 3-3 शोज़ से कम में कम्पीट करने का सोच ही नहीं सकते ये लोग। कम से कम 3 शोज़ में इनको कम्पीट करना पड़ेगा हर एक एथलीट को, तब जाके चांसेस बनेंगे। देखो कुछ ऐसा एथलीट्स हैं जो अगर बार बार रिपीट करते हैं, बार बार कम्पीट करते हैं, जैसे कि सैमसन वगैरह हो गए, तो वो तो भाई जितने शोज़ में कम्पीट करेंगे वहाँ से अपॉर्चुनिटी ले लेंगे दूसरों के लिए और साथ में वहीं से जीतकर एक वो क्वालिफिकेशन की जो प्लेस होती है ना वो खा जाएंगे। तो ऐसा भी कई सारे शोज़ में हमें होता हुआ दिखेगा और जहाँ पर इनको मौका मिलेगा दूसरे एथलीट्स को, वहाँ पर दूसरे भी कई ऐसे एथलीट होंगे जो 2-2, 3-3 शोज़ में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके जीतते जाएंगे। तो कार्लोस को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा मिक्स में रहेंगे ये और मैं चाहता हूँ गाइस इस बार ये क्वालिफाई कर जाए। इनका देखो डेब्यू ही समझो एक तरीके से। पहले तो इन्होंने टेक्सास प्रो में कम्पीट कर लिया था लास्ट ईयर, लेकिन अब दोबारा से फिर कम्पीट करने वाले हूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि भाई स्टेज पर हमें दिखाई दें किस तरह के दिखते हैं। हाइट इज़ अ फैक्टर जो इनको शायद कहीं ना कहीं रोकेगा, बट अभी इस बारे में बात करना सही नहीं होगा। स्टेज पर जब हम इन्हें देखेंगे, स्पेशली अभी आर्नो क्लासिक होने वाला है, तो वहीं पर पता लग जाएगा कि भाई क्या पोटेंशियल है और किस तरह से आते हैं। वैसे कोच चेंज कर लिए हैं तो इसीलिए हो सकता है कंडीशन तो बहुत ही ज़बरदस्त लाएं। बैक की इंप्रूवमेंट्स के बारे में अभी एक्चुअल में कुछ नहीं बोल सकते, ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली है। एनीवेज इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है रीगन ग्राइम्स की। यस गाइस, रीगन ग्राइम्स फिर से अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क प्रो के लिए। मतलब देख लो शो भी इन्होंने पिक करा तो कैसा करा, जहां पर मार्टिन ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हैं, गुडविटो ने भी अपना नाम दे दिया है, क्रिजो आई थिंक अपना नाम ऑलरेडी दे चुके हैं और साथ में निक का भी मुझे लग रहा है शॉर्ट कंफर्म्ड है कि यहाँ पे वो अपने टाइटल डिफेंड करने आएंगे। तो भाई इतने ज़बरदस्त लाइनअप पे जहाँ पर आपकी 4th 5th प्लेस ऑलरेडी बन रही है, वहाँ पे आप कंपीट करने का डिसाइड कर रहे हो। अभी 18 वीक्स हैं शो में और देखो प्रेप स्टार्ट कर रहे हो। प्रेप स्टार्ट के टाइम पे इनका वेट कितना है मैं नहीं बताता, आप लोग गेस करो। हाँ आपने सही गेस करा, अभी हैं अपने प्रेप के स्टार्ट में 300 पाउंड्स पर। भाई 300 नंबर इनको इतना पसंद है, 305, 307 उससे ऊपर कभी जाते ही नहीं। हर साल एक ऑफ सीजन लेते हैं, मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करते और ऑफ सीजन के बाद भी इनका वेट इनकी हाइट के हिसाब से कभी ये इससे ज़्यादा पुश नहीं करते, 300 पाउंड्स पर ही ऑपरेट करते हैं। मतलब निक का भी पता है ऑफ सीजन में वेट क्या है, 302 पाउंड्स एंड ही जस्ट 5'6", 5'7" एट मैक्स। उसके बाद भी यहाँ पर रीगन की हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है और 300 पाउंड्स पे ये इनका फ्रेम देखो इतना ज़्यादा फिल्ड आउट नहीं लगता और काफ़ी वाटरी भी दिख रहा है यहाँ पर इस फ्रंट पोज में। तो बाकी वही है, अब लूज़ करने के बाद वही 270, 265 पाउंड्स के आसपास स्टेज पर होंगे, वो भी इतने कंपेटिटिव शो में। तो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ प्लानिंग,
बट ये अपना अगर बताएं तो ये वेट नहीं कर सकते इस साल कम्पीट करने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इनको क्वालिफाई करना भी। अगर ऐसा कोई शो पिक करते हैं, डिट्रॉय प्रो वगैरह पिक करते हैं, बट वहाँ पे भी देखो कार्लोस कम्पीट कर रहे हैं, साथ में वहाँ पर गुड वीटो और मार्टिन का भी सुनने में आ रहा है कि कम्पीट कर रहे हैं। तो मतलब चांसेस इस साल बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं हर एक एथलीट के लिए जो बहुत ज़्यादा सुप्रीम लेवल की इंप्रूवमेंट्स करके नहीं आएगा। अगर आप करके आ गए बहुत अच्छी बात है, आपके चांसेस बन जाएंगे, बट नहीं तो मतलब ऑफ सीजन आपने लिया, आप खुद सोच के देखो, ऑफ सीजन के बाद आपका वेट 300 पाउंड्स पे, ये वही वेट जो 2-3 साल पहले भी ऑफ सीजन में आपका था। तो कहाँ है? पिछले 3-4 सालों से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि ऑफ सीजन के बाद रीगन ग्राइम्स का वेट है 300 पाउंड्स। उस स्टेज पर ये वही थोड़ा सा साइज लैग करते हुए दिखाई देते हैं, वो फुलनेस नहीं होती, उतने बिगर नहीं लगते, बिकॉज इनके प्रपोर्शंस बहुत ज़्यादा बिगर हैं गाइस। तो मसल भी वैसे ही चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए, बट अब मैं क्या ही बोलूँ, ये इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है और आई डोंट नो व्हाई ही डज नॉट पुश इट, बट खैर कोई ना कोई रीज़न तो होगा। एनीवेज गाइस, अपडेट्स तो इतनी सारी हो गई हैं कि अगर मैं सबको कवर करना भी बैठूँगा तो बस 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कवर नहीं करी थी। लेकिन वही आने वाले दिनों में कवर करूँगा, कल परसों भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई वीडियो पे नए आए हो, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।